हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। नोवेल्टी लर्निंग पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 के चैप्टर नंबर 1 के बारे में, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ठीक है, तो क्लास 9 के चैप्टर 1 के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारा बेसिक लेवल का चैप्टर है। क्लास 9 और 10 जो है आपके बेसिक लेवल की क्लासेस हैं। अगर आप इन क्लासेस में जो भी चैप्टर्स दिए हैं, जो भी टॉपिक्स दिए हैं, अगर आप इनको अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे से सीखोगे, तो आगे जाके भी आपको इन चीज़ों को समझने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो भी आप हायर क्लासेस में पढ़ना चाहोगे, तो उस चीज़ों में आपको बहुत इजीली आप अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो जाएगी। और अगर आप बेसिक चीज़ों को ही यहाँ पे अच्छे से नहीं पढ़ोगे, तो आपका बेस कमज़ोर रह जाएगा और उन चीज़ों को समझने में फिर बहुत डिफिकल्टी आती है। तो हम यही कोशिश करेंगे कि अपना बेस जो है हमेशा मजबूत बना के चले। ठीक है, तो मैटर, आज हम बात करने वाले हैं मैटर के बारे में कि मैटर क्या चीज़ होती है। देखो देखो बच्चों, जो भी कोई भी चीज़ जो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है या फिर उसमें कुछ ना कुछ मास है, उसे हम मैटर कहते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है? Anything that occupies space and have some mass. In another words, they have both mass and volume. ठीक है, तो ऐसी कोई भी चीज जो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है या फिर उसमें कुछ मास है। ठीक है, मास भी, वेट और मास में हम डिफरेंस बाद में सीखेंगे, लेकिन मास जब हम बोलते हैं तो उसमें से जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हम उसको निकाल देते हैं, तो हम बोलते हैं कि इसका मास है। इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का ये मास है। ये कोई भी प्रॉपर पर्टिकुलर स्पेस को ऑक्यूपाई कर रही है और इसके अंदर कुछ ना कुछ इसका मास है। क्योंकि एज अ ह्यूमन बींग्स जब हम अपना वेट चेक करते हैं तो हमारे अंदर भी वेट होता है ना, कितना भी हो सकता है, 45 kg हो सकता है, 50 kg हो सकता है, तो वो क्या हो गया, हमारा मास हो गया। ठीक है, तो ऐसे कोई भी चीज़ है जो आपके घर में टेबल है, चेयर है, सोफा है या अलमीरा है, तो उसके वो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करेगी और उसमें अपना कुछ मास होगा। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं, ये सब चीजों को हम मैटर बोलते हैं। ठीक है, अब देखो, दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं कि मैटर जो है उसके पास मास और वॉल्यूम दोनों चीजें होती है। वॉल्यूम हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे लिक्विड चीजों के लिए। ठीक है, वॉल्यूम, अगर हमें पानी के, अगर मैं बात करूँ यहाँ पानी की, तो क्या वाटर मैटर है या नहीं? तो वाटर भी मैटर ही हुआ ना, क्योंकि अगर मैं वाटर को किसी कंटेनर में फिल कर दूंगी तो वो एक प्रॉपर स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, कुछ ना कुछ उसमें वॉल्यूम होगा। ठीक है, अब देखो, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। अर्ली फिलोसफर्स जो थे उन्होंने बोला कि जितनी भी चीजें हैं, नॉन लिविंग एंड लिविंग चीजें, वो सब मिलकर मैटर से बनी है, पंच तत्वों से मिलकर बनी है, मतलब कि 5 एलिमेंट से मिलकर बनी है। वो 5 एलिमेंट्स कौन से थे? अर्थ, स्काई, वाटर, फायर। ठीक है, एंड फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, तो ये सारी 5 चीजों से मिलकर ये जितनी भी चीजें हैं, चाहे नॉन लिविंग हो चाहे लिविंग हो, ठीक है, ये सारी चीजें मिलके बनी है, ऐसा मानना था अर्ली फिलोसफर्स का। ठीक है, और होता भी यही है कि जब किसी की डेथ हो जाती है तो हम, हमारी जो डेड बॉडी होती है वो भी इन 5 तत्वों में ही मिल जाती है। ठीक है, राख बन जाती है, फिर पानी में हम उसको विसर्जित कर देते हैं और फिर देन एयर के थ्रू वो वेपराइज होगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो रियल वर्ल्ड को, अगर एग्जाम्पल आप सोच के अगर पढ़ोगे और डेली लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ोगे, तो ये चीज़ें आपको बहुत इजी लगेंगी और केमिस्ट्री जो है वो आप बहुत अच्छे से समझने लग जाओगे, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी केमिस्ट्री को लेकर। ठीक है, तो एकदम बुक की लैंग्वेज को नहीं मानना कि इसे बुकिश लैंग्वेज में जो एग्जाम्पल्स गिवन है या जो बुक में दिया है इसे वही चीज़ें पढ़नी है। अपनी डेली लाइफ में भी जो चीज़ें हम पढ़ते हैं या देखते हैं हम उसको हम उसको सोच सकते हैं, या फिर हम ये भी सोच सकते हैं कि देखो ये भी चीज़ है, इसमें केमिस्ट्री लग रही है। ठीक है, तो हर चीज़ में केमिस्ट्री आजकल अप्लाई हो रही है, तो आप अपनी डेली लाइफ से जो भी चीज़ें हो रही है उससे सीखने की ज़्यादा कोशिश करोगे तो एक बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन दैम, कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस होता है। ठीक है, तो ये
स्पेस होता है कि अब ये बात सही है। देखो, हम एक एक्टिविटी के थ्रू उसको समझ सकते हैं कि जब एक ग्लास ऑफ वाटर में हम शुगर या फिर सॉल्ट मिक्स करते हैं तो क्या उसका वाटर लेवल इंक्रीज होता है ना। कई बार हमने ऑब्जर्व किया होगा और नहीं भी किया तो हम इस एक्टिविटी को परफॉर्म करके इस चीज़ को समझ सकते हैं। ठीक है, अब एक एक्टिविटी परफॉर्म करके हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं क्या सच में उनके अंदर स्पेस होता है या फिर नहीं होता। ठीक है, तो हमने कैरेक्टरिस्टिक 1 में क्या पढ़ा है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम, उनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस होते हैं। ठीक है, तो हम इसको एक एक्टिविटी के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे मैंने एक ग्लास ऑफ वाटर लिया है। ठीक है, ये कोई लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये मैं घर पे ही मैंने कुछ चीज़ों से परफॉर्म करके आपको दिखाने की कोशिश की है। ठीक है, तो मैंने सॉल्ट लिया है, शुगर लिया है और एक ग्लास में वाटर लिया है। ठीक है, तो मैंने इसको मार्क कर लिया है विद द हेल्प ऑफ अ मार्कर। अब मैं इसमें क्या करूँगी, सॉल्ट ऐड करूँगी। वन स्पून में इसमें शुगर ऐड करूँगी और हम इसकी स्टेरिंग करेंगे। अब इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। अब हम चेक करेंगे क्या सच में वाटर के लेवल में कोई इंक्रीजमेंट हमें नज़र आ रहा है, क्या वाटर का लेवल इंक्रीज़ हुआ है। तो यहाँ पे मुझे कुछ भी इंक्रीज़ नज़र नहीं आया है वाटर के लेवल में। तो इसका मतलब जो भी हमने पढ़ा है कैरेक्टरिस्टिक 1 के बारे में कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेसेस होते हैं, ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है और इसको हमने इस एक्टिविटी की हेल्प से समझने की कोशिश की है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, कि जो पार्टिकल्स हैं मैटर के वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, कंटिन्यूसली मूवमेंट हो रहा है उनके बीच में। तो इसका मतलब है कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो कोई ना कोई एनर्जी वेयर कर रहे हैं, उनके अंदर कोई ना कोई एनर्जी है तभी तो पार्टिकल मूव कर पा रहा है। तो जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी होती है पार्टिकल्स के अंदर। और जब हम किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं या टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं तो जो मूवमेंट है पार्टिकल्स का, जो मूवमेंट है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इसको भी एक एक्टिविटी की हेल्प से जानेंगे। ठीक है, जो मैटर है वो मिलियंस ऑफ पार्टिकल से मिलके बना है। ये आपकी NCERT में एक्टिविटी 1.2 गिवन है। इसमें पोटेशियम परमैंगनेट का यूज़ किया गया है, ग्लास बीकर्स का यूज़ किया है और टेस्ट ट्यूब्स का यूज़ किया गया है, लेकिन हमने घर की चीज़ों से ही इस एक्टिविटी को समझाने की कोशिश की है। तो हम 10 ml ऑफ टेस्ट ट्यूब की जगह पे हम यहाँ पे स्पून यूज़ कर रहे हैं। हमने वाटर में इंक का सॉल्यूशन बना लिया है। अब मैं इस सॉल्यूशन में से ग्लास नंबर सेकंड में 2 to 3 ड्रॉप्स डालूंगी स्पून्स की। ठीक है, तो क्या समझ में आया, पूरे भरे हुए ग्लास से मैंने 2 से 3 चम्मच इस क्लियर वाटर में मिलाया। इसका कलर भी कैसा हो गया है, लाइट ब्लू कलर। अब इस ग्लास से भी मैं सेम चीज़ करूँगी। ठीक है, इस ग्लास से भी मैं 2 से 3 चम्मच जो वाटर है उसको मैं क्लियर वाटर में ऐड करूँगी अपनी थर्ड ग्लास में। तो हमने क्या सीखा कि इन चारों ग्लासेस का पानी का जो कलर है वो अलग अलग है। इसमें हमने 2 से 3 ड्रॉप्स मिलाए थे इंक के, इसलिए इसका कलर बहुत ही डार्क है, डार्क ब्लू कलर है। सेकेंड ग्लास में हमने क्या किया था, 2 से 3 चम्मच लिए थे इस इंक सॉल्यूशन के और हमने इस क्लियर वाटर में हमने इसको मिक्स किया था 2 से 3 चम्मच। तो इसका जो कलर है वो लाइट है। ठीक है, इसके कलर के अकॉर्डिंग इसका जो कलर है लाइट है, बट स्टिल ब्लू कलर का है, ब्लूइश इन कलर। अब थर्ड ग्लास में भी हमने सेम चीज़ की, इसके 2 से 3 चम्मच हमने इस ग्लास में मिक्स किए। इसका भी कलर कैसा आया, लाइट कलर का, ये इससे लाइट
दिखाया इसका कलर जो इससे ज़्यादा लाइट आया, ठीक है, लेकिन ब्लू कलर है इसके अंदर प्रेजेंट। अब फोर्थ क्लास देखेंगे, फोर्थ क्लास के अंदर इतना ज़्यादा विजिबल नहीं है, लेकिन फिर भी हमें समझ में थोड़ा थोड़ा ऑब्जर्वेशन करेंगे तो समझ में आता है कि इसके अंदर भी ब्लू कलर प्रेजेंट है। तो इन चारों ग्लासेस में हल्का हल्का ब्लू कलर प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि इंक की 2 से 3 ड्रॉप्स में मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स हैं कि वो चार ग्लासेस में जब हमने उसको स्प्रेड कर दिया उसके बाद भी उसकी जो प्रेजेंस है वो हमें फोर्थ क्लास में भी नज़र आ रही है। तो हमें क्या समझ में आ रहा है इस एक्टिविटी से कि जो इंक है उसके एक ड्रॉप पे भी कितने मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट है। थर्ड पॉइंट है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। क्या सच में ये बात सही है? क्या मैटर सच में एक दूसरे को पार्टिकल्स जो है वो अट्रैक्ट कर रहे हैं? देखो, अब एक चौक हमने ली, सपोज करो मेरे हाथ में एक चौक है, अगर मैं एक चौक ली वो भी मैटर है, ठीक है, उसके अंदर भी पार्टिकल्स है, पार्टिकल से मिलके बनी है। मैंने एक आयरन नेल लिया, ठीक है, एक आयरन नेल लिया, वो भी मैटर है और चौक भी मैटर है, दोनों किससे मिलके बने हैं? पार्टिकल से मिलके बने हैं। अब एक चौक को अगर इस तरीके से मैं उस पर कोई चीज़ बहुत ज़ोर से मारती हूँ, ठीक है, तो जो चौक है वो छोटी छोटी पीसेस में ब्रेक हो जाएगी। वहीं पर अगर मैं आयरन नेल को उसी चीज़ से अगर मैं मारूंगी या उसी चीज़ से मैं हिट करूंगी आयरन नेल को, तो आयरन नेल जो है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आयरन नेल है हमारी, उसकी जो पार्टिकल्स है उसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है और बहुत टाइटली बाउंडेड है एक दूसरे के साथ, ठीक है, क्योंकि जो चौक थी वो हमारी टूट गई, लेकिन जो आयरन नेल है वो वैसे की वैसे ही, उस पर हमें और ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है, ये फिर भी वो ब्रेक नहीं हो रही। तो कहीं ना कहीं जो उसके पार्टिकल्स हैं एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, एक दूसरे के साथ बहुत टाइटली बाउंडेड है, राइट। एंड फोर्थ एंड द लास्ट पॉइंट क्या है हमारा? पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं कि हम उसको देख भी नहीं सकते अपने नेकेड आइज से। अगर हम किसी चीज़ को बहुत छोटे छोटे पीसेस में तोड़ दें, स्मॉल सब्सटेंसेस में ब्रेक कर दें, तब भी उसके अंदर मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स रह जाते हैं। और अगर हम उसको मतलब उसकी स्मॉल यूनिट तक तो हम उसको तोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि स्मॉल यूनिट तक वो हमें दिखाई देना ही बंद हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि जो मैटर है वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना है, ठीक है।